Welcome to Jagran Public School online classes. नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 10वीं का कृतिका किताब का जॉर्ज पंचम की नाक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके रचयिता या रचनाकार श्री कमलेश्वर जी हैं और ये बहुत ही एक सशक्त और रोचक कहानी है। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं लेखक परिचय के साथ ही ये कहानी शुरू करती हूँ कि ये किन परिस्थितियों में कब कैसे कमलेश्वर जी ने इस कहानी की संरचना की थी। तो जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर जी के द्वारा लिखी गई एक सशक्त रोचक कहानी है। उन्होंने फिल्मों के लिए भी बहुत सी पटकथाएं लिखी थी, जैसे आंधी, मौसम, रजनीगंधा, लैला, राम बलराम आदि। और साथ ही साथ उन्होंने टीवी सीरियल्स के लिए भी कहानियाँ लिखी थी, जैसे दर्पण, एक कहानी आदि। जो इनके इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, लिखे तो और भी होंगी। और वे लेखन के साथ साथ दिल्ली आ गए और वहाँ पर किन परिस्थितियों में वो लेखन का कार्य कर रहे थे। दिल्ली आकर उनका असंतोष और आक्रोश और ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने वहाँ आकर देखा व जाना कि सचमुच राजनीति क्या होती है, भ्रष्ट राजतंत्र क्या होता है। नौकरशाही, सत्ता पर लगाए गए अप्रत्यक्ष प्रतिबंध थे। इन सबको उन्होंने देखा, जाना तथा समझा कि राजतंत्र में क्या क्या किस तरह की प्रतिबंध हैं, क्या रोक लगाई गई हैं। इस सबको उन्होंने बहुत बारीकी से समझा। इस तंत्र पर कोई प्रहार कर ही नहीं सकता था। इस सिस्टम या तंत्र को तोड़ना काफ़ी मुश्किल प्रतीत होता था। और इस समय वो घुटते घुटते मन में जो उनकी भावनाएं आईं, वो उन्होंने इस जॉर्ज पंचम नामक पाठ में उतार दी। जब वे इस कहानी को लिख रहे थे तब वो टीवी के क्षेत्र में नौकरी भी कर रहे थे। इस कहानी के छपते ही बड़ा बवंडर खड़ा हो गया, क्योंकि तंत्र सिस्टम के ऊपर इस कहानी में कटाक्ष किया गया था, या अच्छा खासा व्यंग है इस कहानी में। और उस समय सरकारी ऑफिसेज में फाइलें दौड़ने लगी, पुलिस की इंक्वायरी शुरू हो गई। अंततः लड़ते लड़ते उन्हें टीवी क्षेत्र से नौकरी छोड़नी पड़ी। नौकरी छोड़ने के 1.5 साल बाद उनकी जगह जो दूसरे एक व्यक्ति नियुक्त किए गए थे, उनसे ये प्रश्न पूछा गया कि जॉर्ज पंचम की नाक की कहानी उन्होंने क्यों लिखी। उनकी बातें, कमलेश्वर जी की बातें, कहानी के बाद आदि के बाद की बातें रह जाती हैं। लेकिन जॉर्ज पंचम की नाक का पाठ कमलेश्वर जी ने किन परिस्थितियों में लिखा, ये बात आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो गई होगी। अब हम ये जानना चाहेंगे कि जॉर्ज पंचम कौन थे, उनकी क्या, सभी लोग उनसे वाकिफ़ हैं, लेकिन फिर भी मैं संक्षेप में बता दूं। जॉर्ज पंचम का जन्म 1865 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। ये प्रथम ब्रिटिश शासक थे, विंडसर राजघराने से संबंध रखते थे। और एलिजाबेथ टू बी का इस कहानी में लिखा गया है कि वो जब भारत, नेपाल आदि देशों में जब आती हैं या आने की तैयारी कर रही होती हैं, तो उस समय क्या क्या विकास हो रहे होते हैं, किस तरह के डेवलपमेंट हो रहे होते हैं, इसके ऊपर पूरा संपुट डाला गया है। तो लंदन ड्यूक जॉर्ज 6 के राजघराने में रानी राजमाता वहीं पैदा हुई थी। अब आप देख सकते हैं कि इनका कितना घनिष्ठ या क्लोज रिश्ता है, यानी रानी एलिजाबेथ और जॉर्ज पंचम की नाक एक व्यंग्यात्मक रचना है। इसके माध्यम से लेखक ने भारतीयों के ऊपर भी कटाक्ष किया है, जो मानसिक रूप से अभी भी अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। आज़ादी सिर्फ हमें तारीखों में हासिल हो गई है या मिल गई है,
परंतु भारतीय अभी भी अंग्रेज़ों को अपने से अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। और इस पूरे पाठ का कहानी का मुख्य विषय है नाक। उसके ना रहने से रानी एलिजाबेथ नाराज़ हो जाएंगी। इन सब बातों का डर भारतीयों को था और उस समय का शासक वर्ग इस चीज़ को जॉर्ज पंचम की नाक मूर्ति पर नाक नहीं है, तो इस सब चीज़ों से के लिए वो बहुत अधिक चिंतित था। नाक जो कि एक इज्जत की प्रतीक मानी जाती है, इस संदर्भ के माध्यम से लेखक ने व्यंग करते हुए सत्ता एवं सत्ता से जुड़े हुए सभी लोगों की मानसिकता को दिखाया है या प्रदर्शित किया है, जो अंग्रेजी हुकूमत को कायम रखने के लिए भारतीय नेताओं की नाक काटने को तैयार हो जाते हैं। लेखक ने इस रचना के माध्यम से बताया है कि रानी का भारत आगमन महत्वपूर्ण विषय है, जिसके लिए जॉर्ज पंचम की नाक मूर्ति पर होना बहुत आवश्यक है या अनिवार्य है, क्योंकि वह रानी के आत्मसम्मान के लिए अनिवार्य है। इसके साथ यह रचना पत्रकारिता जगत के लोगों पर भी व्यंग करती है और सफल पत्रकार की सार्थकता को भी उजागर करती है। इसमें सरकारी तंत्र का लोगों द्वारा रानी के सम्मान में की गई तैयारियों का भी पूरा का पूरा वर्णन है। आइए पाठ शुरू करते हैं। अब हम पाठ शुरू करेंगे। पाठ के प्रारंभ में हम पढ़ेंगे रानी एलिजाबेथ II का भारत आगमन होता है, तो उस समय भारत में और लंदन में या और अन्य देशों में जहाँ जहाँ उनका दौरे पर जाना उनका निश्चित था, जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी जाएंगी, तो जाने पर वो वहाँ पर क्या पहनेंगी, कब उनका क्या आइटनरी रहेगी, किस तरह का उनका प्रोग्राम रहेगा, इन सब को अब हम पाठ के प्रारंभ में पढ़ते हैं। आइए पाठ शुरू करते हैं। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ II या द्वितीय मैं अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। यानी कहने का तात्पर्य है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ II अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। ये उनका इस तरह का कुछ प्रोग्राम निश्चित हुआ। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी और न्यूज़पेपर्स में तरह तरह की खबरें आ रही थीं। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थीं कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। शाही दौरा मतलब ये राजघराने की हैं, इसलिए इनका जो विज़िट होगी वहाँ पर, तो वो किस तरीके की विज़िट होगी, यानी राजसी ठाट बाट से युक्त होगी। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी, यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कौन सी ड्रेस पहनेंगी, वो सारी चीज़ें को लेकर के रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था। जैसा कि आप आज जानते हैं कि आज के ज़माने में जैसे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ होती हैं, उनके सबके ड्रेस डिज़ाइनर फिक्स होते हैं, तो उसी तरीके से उस समय रानी एलिजाबेथ II का जो टेलर था वो भी परेशान था कि जो कुछ भी रानी इस विज़िट के दौरान कपड़े पहनेंगी वो अच्छी उम्दा डिज़ाइनिंग का हो या क्वालिटी का हो, इन सब चीज़ों को लेकर के वो परेशान था। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही महाद्वीप का तूफ़ानी दौरा करने वाला था। तो जैसा आप सबको पता है कि कोई इस तरीके के हाई डिग्निटरीज़ कहीं पर भी जाते हैं तो उसके पहले उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल कर ली जाती है। तो उसी तरह से रानी एलिजाबेथ II का जो सेक्रेटरी था और उनके जो जासूस थे, उन्होंने इन सभी महाद्वीपों का तूफ़ानी दौरा यानी कि कुछ तुरंत का तुरंत जा कर के अच्छी तरीके से उसकी जांच पड़ताल कर लें कि वहाँ पर उनको जाने पर, उनके दौरे पर किसी तरह की कोई भी उनको तकलीफ़ ना महसूस हो और कोई भी मुश्किल का सामना उन्हें ना करना पड़े। ये सारी जिम्मेदारी इन लोगों की बनती है। आखिर कोई मजाक तो नहीं था। ज़माना चूँकि नया था, फ़ौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फ़ोटोग्राफ़रों की फ़ौज तैयार हो रही थी। कोई भी बड़ी
सेलिब्रिटीज़ कहीं जाती आती हैं तो उनके साथ आपको पता ही है कि फ़ोटोग्राफ़र साथ में रहते हैं। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आ रही थी। इंग्लैंड के जो न्यूज़पेपर थे के इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें, यानी जो न्यूज़पेपर इंग्लैंड के थे उनकी जो कतरनें थीं, उनकी जो कटिंग्स थीं, उनको भारतीय अखबारों में उसके अगले दिन अखबारों में छपी हुई नज़र आने लग गई। यानी कि उसको पेस्ट करके एक न्यूज़ का आइटम बना दिया गया कि रानी ने ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। इस तरीके की तैयारियां शुरू हो गई। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आईं, क्योंकि ये सारे लोग उनसे अटैच्ड थे। प्रिंस फिलिप के बारे में भी, उनके जो अच्छी चीज़ें थीं या जो भी चीज़ें थीं उनके बारे में भी अखबारों में छपने लगे। उनके जो नौकर थे, उनके जो कुक था और उनके जो बॉडीगार्ड्स थे, उनके बारे में भी सारी खबरें अखबार में छपने लगी। शाही महल में रहने वाले और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबार में छप गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इसका क्या तात्पर्य हुआ? इंग्लैंड में शंख बज रहा था, यानी रानी एलिजाबेथ का भारत में विज़िट होने वाला था, तो इस तरह की सारी तैयारियां हो रही थी कि उनके खानसामों की, कुक की, बॉडीगार्ड्स की, प्रिंस फिलिप के बारे में सब तरह की चीज़ें अखबारों में आने लगी थी वहाँ पर इंग्लैंड में। लेकिन उनकी जो अखबारों की कटिंग्स थी उनको भारत के अखबारों में कॉपी पेस्ट कर करके उसकी एक न्यूज़ बनाने लग गए थे अखबार वाले। तो गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि सारी खबरें, जो कुछ भी इंग्लैंड में हो रही थी, वो सारी खबरें भारत में आ रही थी इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद इन खबरों में से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था, यानी दिल्ली में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। जो महारानी आ रही हैं हिंदुस्तान में और 5,000 रुपये का सूट पहनेंगी उस ज़माने में, तो सभी को इस बात की चिंता थी कि जब महारानी हवाई अड्डे पे पालम पे उतरेंगी तो उनके लिए कुछ खास होना चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उनकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही हैं। नई दिल्ली ने उनकी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया। बेसाख्ता माने स्वाभाविक रूप से उनके मुंह से निकल गया कि वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते ये नई दिल्ली की काया पलट होने लगी। यानी भारतीयों की एक ख़ास बात है कि वो कोई भी आगंतुक आए, और ये कहा भी गया अतिथि देवो भव, तो वो हमारे लिए अतिथि हैं। इस तरह की परंपरा को देखते हुए जो भारतीय थे उनकी आओ भगत में पूरी तरह से अपने आप को उन्होंने लगा दिया, क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि वो आए हमारे घर, खुदा की रहमत, भगवान का आशीर्वाद है जो वो हमारे घर आए। तो कभी उनको नज़र डालते थे, कभी अपने आप को। तो यानी पूरी तरह से उनकी तैयारी में लग गए। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाज नीनों की तरह श्रृंगार किया। अब देखिए यहाँ पर भी एक कटाक्ष है कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला किस तरह से सड़कों की मरम्मत हो गई। सड़कें जवान हो गई माने सड़कों के अंदर ही अंदर मरम्मत हो गई, रिपेयर्स हो गए, और सड़कों की धूल साफ हो गई, एकदम चकाचक हो गई। और इमारतों की नाजनीनों की मतलब इमारतों
को भी रंगाई पुताई कर दी गई, जिससे कि वो साफ़ सुथरी लगने लग गए। श्रृंगार किया गया माने इनको साफ़ सुथरा करके पेंट शेंट कर दिया गया, जिससे कि इमारतें भी बहुत सुंदर लगने लग गई। चलिए आगे पाठ पढ़ते हैं। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। यानी अब हम आगे पढ़ रहे हैं कि नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम के नाक की समस्या किस तरह से होती है और उसका समाधान किस तरह से किया जाता है। ये पाठ का मुख्य बिंदु है। चलिए पढ़ते हैं। एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। दास्तान माने कहानी है। इस नाक के लिए बड़े बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थीं, अखबारों के पन्ने रंगे गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। यानी जहाँ पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति रखी हुई थी, वहाँ पर हथियारबंद पहरेदारों का वहाँ पर नियुक्ति कर दी गई थी, यानी तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक भी पहुँच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं, और जिन लोगों के हाथ पहुँच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजाब घरों में पहुँचा दिया गया था। यानी जिन्होंने भी कोशिश करी कि जॉर्ज पंचम की नाक तक पहुँच जाए, तो उनको वहाँ से हटा दिया गया था। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए भी गुरिल्ला युद्ध होता था। लाटो माने स्तंभ या मूर्ति। कहीं कहीं जो राजसी स्तंभ या मूर्ति होते हैं, उनकी नाकों के लिए यदि किसी ने किसी तरह का प्रयास किया, तो उनके साथ भी एक विशेष युद्ध किया जाता था। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की नाक एकाएक गायब हो गई। अब लेखक कमलेश्वर जी कहते हैं कि उस समय भी एक ये हादसा हुआ कि इंडिया गेट पर के सामने वाली जो मूर्ति थी जॉर्ज पंचम की, उनकी जो नाक थी मूर्ति के ऊपर से एकाएक वहाँ से गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे। हथियार के साथ जो पहरेदार थे वो खड़े हुए थे। उसके बावजूद जॉर्ज पंचम की नाक मूर्ति पे से उनकी नाक गायब हो गई एकाएक। बड़ा आश्चर्य। गश्त लगती रही, यानी ड्यूटी पर जो लोग थे वो वहाँ पे खड़े थे, फिर भी लाट की नाक चली गई, यानी मूर्ति की नाक चली गई। रानी आए और नाक ना हो। एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई और देश के खैरख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई। खैरख्वाह माने देश की जो भलाई चाहने वाले लोग हैं, उनकी एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं तो हमारी भी नाक नहीं रहेगी। तो इसको मैं संक्षेप में आपको इसको बताती हूँ कि नई दिल्ली में एक बड़ी मुश्किल जो सामने आ रही थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। किसी समय एक नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, अखबारों के पन्ने रंग गए थे, राजनीतिक पार्टियाँ इसके ऊपर बहस कर रही थीं कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। कुछ पक्ष में थे तो कुछ विरोध कर रहे थे। आंदोलन चल ही रहा था कि जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। किंतु एक दिन इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट यानी मूर्ति की नाक एकाएक गायब हो गई। बावजूद इसके कि हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात थे और गश्त भी लगती रही, फिर भी लाट की नाक चली गई।
उच्च स्तर पर मशवरे हुए, यानी कि उच्च स्तर पर सलाह मशवरे लिए गए, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी। किसका? जॉर्ज पंचम की लाट की नाक का होना बहुत ही ज़रूरी है। यह तो तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था, यानी उसको पैसे की मजबूरी थी। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, अजीब परेशानी थी। जो हुक्म देते हैं उनके चेहरे देखे और उनके चेहरे पर अजीब परेशानी दृष्टव्य थी। उन चेहरों पर कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। ये मूर्तिकार ने पूछा कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक तो लग जाएगी, लेकिन मुझे ये जानना पड़ेगा कि ये लाट कब और कहाँ पर बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो आपस में जो हुक्म दे रहे थे उन लोगों ने आपस में एक दूसरे को देखा और कहा कि भाई इसका जो समस्या का समाधान है वो तुम ही बताओगे। एक दूसरे की तरफ देखकर कहा। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए और कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर, मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी। यानी फ़ाइलों को देख करके पुरातत्व विभाग में जब लोग गए, जा कर के फ़ाइलों के पेट चीरे गए, मतलब फ़ाइलों को पलटा गया, धूल वूल हटाई गई, हटा करके देखा गया। और क्लर्क ने लौट करके आकर के कमेटी के जो मेंबर्स थे, सदस्य थे, उनके सामने आकर कांपते हुए, थोड़ा सा डरते हुए बयान किया कि सर, मुझे माफ़ करिएगा, फ़ाइलें तो सब कुछ हज़म कर गई, यानी फ़ाइलों में कुछ है ही नहीं, कुछ वहाँ पर कोई भी जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में कोई भी खबर, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी नहीं पता चल रहा। अब इसको आप शॉर्ट में एक बार फिर से समझ लीजिए। रानी के आने की बात सुनकर नाक की समस्या और बढ़ गई। देश के शुभचिंतकों की एक बैठक हुई जिसमें हर व्यक्ति इस बात पर सहमत था कि अगर यह नाक नहीं रही तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। इसलिए एक मूर्तिकार को फ़ौरन दिल्ली बुलाकर मूर्ति की नाक लगाने का आदेश दिया गया। मूर्तिकार ने जवाब दिया, नाक तो लग जाएगी, किंतु मुझे इस लाट के निर्माण का समय और जिस स्थान से ये पत्थर लाया गया है उसका पता लगाना चाहिए। एक क्लर्क को इसकी पूरी छानबीन करने का काम सौंपा गया। क्लर्क ने बताया कि फ़ाइलों में कुछ भी नहीं है, यानी किसी भी प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन उन फाइलों में नहीं मिली। अभी तक जितना पढ़ाया है उसको आप एक बार स्वयं पढ़ करके समझें, तथा मैंने आपको इस वीडियो के साथ एक वर्कशीट भी दी है जिसमें जितना मैंने पढ़ाया उसके आधार पर जितने प्रश्न बनते हैं उनके उत्तर और प्रश्नोत्तर दिए हैं, उनको आप फेयर नोटबुक में लिख करके सभी कार्य पूरा कर लीजिए। थैंक यू सो मच। This video has been created for online classes being conducted by Jagran Public School. Please like, subscribe and press bell icon for new video alerts. Thank you.